नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं खबरों की 9 बजे की इस प्राइम टाइम बुलेटिन में। सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं। शाहपुरा सेक्टर ए में 3 मंजिला मकान ढह गया है। मकान तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। 6 लोग वहां काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मलबे में एक मजदूर की दबने से मौत हो गई है। तो 65 साल का यह बुजुर्ग बताया जा रहा है। निगम और पुलिस का अमला मौके पर मौजूद रहा। तत्काल उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन एक मजदूर की दबने से मौत हो गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अब इस पूरे मामले पर जांच के संकेत दिए हैं। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकर्ष, एक बड़ा मकान था, 3 मंजिला मकान बताया जा रहा है। मलबा इतना भारी था कि शायद उस मजदूर को नहीं बचाया जा सका। जी विजय जी, आपने सही कहा कि मलबा काफी ज्यादा था, क्योंकि 3 मंजिला जो मकान है वो ढह गया था। और ये एक पुलिस अधिकारी है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले ये मकान लिया था और उसे तोड़कर वो नया मकान बनाना चाहते थे। पूरे मामले को पूरे ही तोड़ने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तोड़ने के लिए। उसने जो मजदूर लगाए थे, करीब 6 मजदूर तोड़ने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान जो अचानक मकान जो है ढह गया। इसमें 6 लोग कार्य कर रहे थे, 3 लोग नीचे दब गए थे, 3 ऊपर कार्य कर रहे थे। तो उनको मामूली चोट आई थी, तो तत्काल ही बाहर निकल गए थे। लेकिन जब पुलिस और निगम का अमला पहुंचा तो 2 लोगों को तो करीब आधे घंटे के रेस्क्यू में ही बाहर निकाल दिया गया। उन्हें हल्की चोटें आई थी, उन्हें हमीदिया अस्पताल भेजा भी गया इलाज के लिए। लेकिन जो एक मजदूर है उसकी दुखद पूरे ही मामले में मौत हो गई है। इसके बाद पूरे मामले को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने पूरे ही मामले में जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय जी, शुक्रिया आकर्ष इस तमाम बातचीत के लिए। 2023 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकेत दिए। साफ तौर पर कहा, शिवराज और बीडी की जोड़ी में ही चुनाव होंगे। शिवराज के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है। पेड़ को उखाड़कर क्यों देखें, लगा या नहीं, पेड़ बिल्कुल ठीक से लगा हुआ है। ऐसा ना, हमारे यहाँ एवरीथिंग गोज इन दैट वेरी डायरेक्शन। तो हम ये प्रश्न बार बार क्यों खड़ा, हम बार बार क्यों खाड़ के देखते हैं कि पेड़ लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। बाकायदा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। 2023 में हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, ठीक सरकार चल रही है, ये हम कह सकते हैं। चलिए, तो पेड़ को बार बार उखाड़ कर क्यों देखें, पेड़ बिल्कुल ठीक से लगा हुआ है। शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये प्रश्न लगातार अंदर खाने उठता रहा है। हालांकि कई बार सीधे तौर पर सीएम शिवराज से या किसी और व्यक्ति से किसी पत्रकार ने डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की बात हमेशा आती रही है। कांग्रेस भी इस बात को दोहराती रही है। उसी बात को यहाँ विराम दे दिया गया है। देखिए विजय, मेहनत की पराकाष्ठा लांघते हैं शिवराज सिंह चौहान। और हम देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से तो 6:30 बजे अब उठना तो पहले से ही हुआ करता था, लेकिन 6:30 बजे यदि वो जाग रहे हैं तो अफसरों को भी जागना पड़ रहा। और इससे बेहतर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती, कृषि के क्षेत्र में जैसा जेपी नड्डा बता रहे थे नंबर 1, बाकी करीब 10 से ऐसे मसले हैं जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1। उन्होंने कहा बीमारू राज्य से आज राज्य सबसे आगे बढ़कर दिखाई दे रहा है और हम कह सकते हैं कि लीडरशिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा चेहरा, ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब उन्होंने पेड़ की बात की तो पेड़ की जड़ें भी बहुत मजबूत हो गई है। और जब पेड़ की छाया में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं तो ये वही पेड़ है जो बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सत्ता में काम करने वाले लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मेहनत की पराकाष्ठा है और हमें लगता है अब बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प भी अभी तो नज़र नहीं आता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि बार बार ये बातें क्यों आती है, एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर ये बात नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है, उन्होंने बीडी शर्मा की बात भी कही कि वो भी संगठन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिवराज जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों की जोड़ी 2023 में फिर दिखाई देगी। तो दोनों ही तरफ एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने विराम लगा दिया कि ऐसी बातें मत सोचिए, शिवराज जी ने बहुत बेहतर काम किया। और हमने तो आज देखा मंच से लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ तक कई ऐसी बातें उन्होंने गिनाई कि शिवराज जी ने क्या किया है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी समझ रही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है कि कहीं कुछ नहीं होगा। 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि 2023
दूर है और ये सब केंद्रीय नेतृत्व करता है, केंद्रीय समिति करती है। पर जब स्थितियाँ साफ है, अच्छी है, गुड गवर्नेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो पेड़ पूरी तरह सुरक्षित लगा हुआ है, बार बार उसको उखाड़ कर क्यों देखें। परिवारवाद को लेकर बहस नई नहीं है। बीजेपी कई बार इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस समेत अन्य दलों को घेरती आई है। वंशवाद पर पार्टी की लाइन को क्लियर किया है, साथ ही इस नीति को निकाय चुनाव में भी लागू करने की बात उन्होंने कही है। हालांकि कांग्रेस का इसको लेकर अलग नजरिया है। परिवारवाद पर नड्डा की नो, वंशवाद पर बीजेपी की नीति साफ, हार मंजूर पर नहीं होगा समझौता। कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस बात ने शायद बहुत से नेताओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वंशवाद की बेल छांटने की बात की है। पंचायत और निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच नड्डा का परिवारवाद पर यह बयान काफी अहम है। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि परिवारवाद की लाइन क्लियर होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश दौरे पर यह साफ कर दिया कि परिवारवाद पर बीजेपी की नीति स्पष्ट है। हारने की आशंका में भी बीजेपी इस नीति को नहीं छोड़ेगी और निकाय चुनाव में भी अपना फॉर्मूला लागू करेगी। कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ भी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे। लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं। नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। ये बयान सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति की ही तस्वीर पेश नहीं करता, बल्कि 2023 के चुनाव से पहले परिवारवाद पर बहस को हवा देता है। जाहिर है कि वंशवाद भी एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस, सपा समेत अन्य दलों पर भारी पड़ता है। हालांकि एमपी में वंशवाद पर जमकर बहस शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ नड्डा जी से कि राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र नोएडा से अभी विधायक का टिकट लड़े। आपका कविता पाटीदार जी को अभी आपने दिया, वो अब भैरूलाल पाटीदार की पुत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं, उनका बेटा विधायक है। सॉरी, इसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में तमाम लोग हैं। कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत है। परिवारवाद किसने दिया? इस देश को परिवारवाद दिया कांग्रेस ने, इस देश को भ्रष्टाचार दिया कांग्रेस ने, इस देश को जातिवाद दिया कांग्रेस ने, इस देश को आतंकवाद, नक्सलवाद, पिछड़ापन, गरीबी, सब दिया कांग्रेस ने। जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश में नड्डा का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब यहां पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में एक तरफ नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवारवाद जैसे मुद्दे उठाकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस मसले से निपटने की कोशिश कर रही है। एक परिवार एक टिकट जैसी नीति पर भी वो काम कर रही है, लेकिन वंशवाद पर फिलहाल वाद विवाद कम होगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देश में पंचायत चुनाव घोषणा के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पहले चरण में चुनाव होगा, यानी यहां 6 जुलाई को वोटिंग होगी। बीपी सिंह ने बताया कि कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे, तो पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों पर वोटिंग होगी। प्रदेश में 19,977 मतदान केंद्र हैं और मतदान के लिए 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव ईवीएम के जरिए करवाए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रदेश के 3 जिले अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी में चुनाव नहीं होंगे। के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून को
मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून को, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून और नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच ये 20 जून को। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई। 6 जुलाई को वोटिंग और 17 जुलाई को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की, और द्वितीय चरण की 13 जुलाई को वोटिंग और 18 जुलाई को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा। फिल्म भूलन द मेज छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है। सीएम ने भूलन द मेज आज देखने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि भूलन द मेज फिल्म देखने के बाद मैं घोषणा करता हूं कि वो टैक्स फ्री रहेगी छत्तीसगढ़ में। बहुत शानदार पिक्चर देखने को मिली है बहुत दिनों बाद, और कहानी भी है। कहानी के छत्तीसगढ़ के जो ग्राम्य जीवन है वो इसी प्रकार से होता है जिसमें दिखाया गया है, जो सहजता, सरलता, प्रेम और एक दूसरे से सहयोग करने की भावना, वो सब कुछ इसमें है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर की कहानी बहुत जानदार है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, फिल्मांकन भी बहुत अच्छा है और कलाकारों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। अगर कर मुक्ति की मांग कर रहे हैं, मैं कर मुक्ति की घोषणा करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ फिर सिरमौर बना है। देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य का दर्जा उसने बरकरार रखा है। मई माह में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर मात्र 0.7%। देश में कुल बेरोजगारी दर 7.1% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये आंकड़े जारी किए। मध्य प्रदेश 1.6%, गुजरात 2.1%, उड़ीसा 2.6%, उत्तराखंड 2.9%, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1% पर साथ रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में दोनों से 8 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होगी। अगर राहुल गांधी दिल्ली में रहे तो वे भी पूछताछ में जाएंगे। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इधर कांग्रेस ने नोटिस जारी होने पर मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रच। सुप्रीम कोर्ट ने देश के एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर टिप्पणी की है। मंगलवार को एक केस के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस सीमा कोहली की बेंच ने यह कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री बन चुका है जिन्हें बड़े बिजनेसमैन और उनके घराने चला रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहने वाले स्टूडेंट्स को यूक्रेन जैसे दूर दराज के देशों तक जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये तीखी टिप्पणी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की उस याचिका पर आई जिसमें उसने दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। काउंसिल ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर 2020-21 के सेशन से अगले 5 साल के लिए रोक लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।